हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन के फुल नोट्स, जो कि होने वाले हैं बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल। एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी, और पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई पीछे ना रह जाए। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हमारे नेचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है H2। और इसकी अकरेंस जो है, हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर 70% अकरेंस जो है वो हाइड्रोजन की है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का पार्ट, मतलब डाई हाइड्रोजन का पार्ट से 0.15% है। और अर्थ के क्रस्ट और ओशियंस के अंदर कंबाइंड फॉर्म में 15.4% कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स में मिलता है। फर्स्ट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है और इसका मास जो है वो 1 me होता है। ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बहुत ही हैवी होने के कारण ये रेडियो एक्टिव होता है और इसके अंदर से लो एनर्जी बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स एमिट होते हैं। और केमिकल एक्टिविटी जो इन तीनों आइसोटोप्स की है वो सेम होती है, क्योंकि केमिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के ऊपर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन तीनों में सेम है, जो कि है 1। और फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वो सब डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों आइसोटोप्स की डिफरेंट होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ H2। लेबोरेटरी के अंदर इसे हम 2 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर हम डाइल्यूट एसिड के साथ जिंक मेटल को रिएक्ट करके इसे रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड होता है कि हम किसी एक्वस अल्कली के साथ जिंक मेटल को रिएक्ट करें तो भी हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। लेकिन अगर हमें इसे कमर्शियल पर्पस के लिए सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए कुछ अलग मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि एसिडिफाइड वाटर को हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोलाइज कर दें। और सेकंड मेथड होता है कि हम वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को निकल इलेक्ट्रोड्स पर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, तो उसे हाईली प्योर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्लोर अल्कली प्रोसेस जो हमने 10th में पढ़ा था, उसके अंदर भी बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हाइड्रोजन कैथोड पर इवॉल्व होती है। और अगर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो भी हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं 1 मार्क का, कि आप सिन गैस से क्या समझते हैं। सिन गैस की फुल फॉर्म होती है सिंथेसिस गैस, जो कि होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर 50-50 रेशियो में। इसके बाद हम डाई हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ये कलरलेस, ओडोरलेस, वाटर में इंसॉल्युबल होती है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है नॉन पोलर होती है और वाटर हमारा पोलर सब्सटेंस होता है। इसके बाद बात आ रही है हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले इसका हेलोजेंस के साथ रिएक्शन देखेंगे। हेलोजेंस मतलब हमारा ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इनके साथ ये रिएक्ट करके बनाता है HX कंपाउंड। जो X है वो यहाँ पे हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जो हम सब जानते हैं ये बनता है वाटर। और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ये बनाता है अमोनिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। और हम ये भी जानते हैं कि मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। लास्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसका रिएक्शन। हमने लास्ट ईयर भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है वेजिटेबल ऑयल्स की। निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम 3 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, उनके साथ यूज़ करके हम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स को सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड होता है कि जो हमारे ओलेफिन्स होते हैं, मतलब वो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पहले एल्डिहाइड्स में चेंज होते हैं, मतलब जिनके पास CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, और उसके बाद वो फर्दर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल्स में चेंज हो जाते हैं। ये जो हमने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक पढ़ा, ये हमारे सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट हो गया है, मतलब इस सेशन के लिए डिलीट हो गया है। एंड नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जो हम सब जानते हैं इट हैज़ गॉट वास्ट यूजेस, एंड ये भी इस साल हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं हाइड्राइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्राइड जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का जो बाइनरी कंपाउंड होता है उसे हम क्या, मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन की
ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहती है। हम हाइड्राइड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। इनके अंदर जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है तो उसे हम आयोनिक या फिर सेलाइन या फिर सॉल्ट हाइड्राइड्स कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में, और ये वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। जो इसके स्मॉलर मेंबर्स होते हैं, अपर मेंबर्स लाइक लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर काफ़ी होता है क्योंकि इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। इसके बाद है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन के हाइड्राइड बनते हैं उन्हें हम कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं। और इनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो जो हमारे ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स होते हैं वो सब लुईस एसिड की तरह एक्ट भी करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। और जो हमारा ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, जैसे हमारा कार्बन है, सिलिकॉन है, इनके हाइड्राइड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है और ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल होती है। और इनकी थर्ड टाइप है इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स के साथ बनते हैं और इसके अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर ऑक्टेट जो होता है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है और ये लुईस बेसिस की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ मेटेलिक या नॉन स्टोइशियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये बनते हैं जनरली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, और ये हमेशा डेफिशिएंट होते हैं हाइड्रोजन में और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब इसके साथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं जुड़ती है, इनके अंदर कुछ रेंज होती है हाइड्रोजन की जुड़ने की। इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन स्टोरेज की। क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम कहते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स रिजिड स्फीयर्स की तरह होते हैं, तो जब वो अपनी परफेक्ट शेप में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में या उनके लेटिस के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है और उस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। और जो हायर एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये जो स्पेस होती हैं उनके लेटिस के बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन बहुत लार्ज अमाउंट्स तक स्टोर की जा सकती है और इन स्पेसिस को इंटरस्टाइसिस बोला जाता है। इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले उन हैवी एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स नेम दिया। इसके बाद है वाटर की बात, क्योंकि वाटर जो है हमारा हाइड्रोजन से बनने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जो वाटर है ये टेस्टलेस और कलरफुल लिक्विड होता है। कलरफुल लिक्विड हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत लाइट ब्लू इसका कलर हमें देखने को मिलता है लाइक आवर ओशियंस, और ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जो ऑलरेडी हम जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि वाटर जो है ये एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है और इसकी जो शेप होती है वो होती है बेंट शेप या एंगुलर शेप जिसे कहते हैं। और इसके बाद हम आइस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आइस जो होता है वो 3D हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अपना स्ट्रक्चर गेन करता है सॉलिड, और आइस के स्ट्रक्चर के अंदर ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स, और उन सब के बीच में डिस्टेंस होता है 276 पिकोमीटर का। यहाँ पे होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आइस को एक ओपन टाइप स्ट्रक्चर मिल जाता है। आइस है वो इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी शो करती है। इसके बाद हम एक फैक्ट जानते हैं, हमने फिजिक्स में भी थोड़े दिन पहले सुना था कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसका रीज़न अब हमें मिलने जा रहा है कि क्यों होता है, क्योंकि अगर हम 4 डिग्री से टेम्परेचर को राइज करें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करना शुरू कर देती है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इसी कारण डेंसिटी फॉल कर जाती है। अगर हम टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से लो कर दें तो फिर वाटर का केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण डेंसिटी अगेन फॉल कर जाती है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। फर्स्ट होता है एम्फोटेरिक नेचर, मतलब जो एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सके, जो कि हमने कुछ ही दिनों पहले इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेसिस रिएक्शंस में वाटर एसिड और बेस मतलब एम्फोटेरिक नेचर शो करता है।
रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में भी हमने देखा कि वाटर बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके बाद है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। वाटर बहुत सारी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस में भी टेक पार्ट करता है। और फोर्थ है हाइड्रेट फॉर्मेशन। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और ऐसे ही जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो वो इंटरस्टिशियली रिसाइड करते हैं और कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। इसके बाद हम वाटर की टाइप्स पढ़ने वाले ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद सोप। 2 टाइप होती हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, जो कि हमने 10th में बहुत डिटेल से किया है सपोनिफिकेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में। हार्डनेस रिमूव करने के मेथड्स इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है और इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं, बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड। और परमानेंट हार्डनेस होती है वो होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स डिज़ोल्व होने के कारण, और इसको रिमूव करने के यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट तो दिया गया है हमें कि हम इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं। सेकंड होता है काल्गन्स मेथड, जिसके अंदर हम एक कमर्शियली कॉल्ड काल्गन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। थर्ड है आयन एक्सचेंज मेथड, जिसके अंदर हम जियोलाइट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। फोर्थ है सिंथेटिक रेजिन मेथड। इन सब के बारे में आपको ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस साल ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से इस साल डिलीट हो चुका है। इसकी प्रेपरेशन भी है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ लिस्ट किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और इसके स्टोरेज के लिए कुछ प्रिकॉशंस होती है जो यहाँ दी गई है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ यूजेस भी हैं, ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं, लेकिन आप इन्हें पढ़ के देखिएगा। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट मैनी ऑफ आवर डेली प्रोडक्ट्स मेक यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आ गए हैं अब अपने चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पर, जो है हैवी वाटर, जिसे हम D2O से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप ड्यूटेरियम के कारण बनता है, जिसे हम हैवी हाइड्रोजन कहते थे और उसी के कारण इसका नाम हैवी वाटर पड़ा है D2O का। इसे हम एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो वैसे ही प्रोसीड करते हैं जैसे वाटर के साथ प्रोसीड करते हैं, बस आपको H की जगह D से रिप्लेस कर देना है। लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस में भी बताई थी। गैसियस या लिक्विड हाइड्रोजन का यूज स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने को ही हम हाइड्रोजन इकोनॉमी कहते हैं, और ये एनवायरमेंटली क्लीन फ्यूल होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है। और बाकी इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जैसे इंडिया ने लॉन्च किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन इकोनॉमी से रिलेटेड, दैट वाज पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2005। और बाकी ये सब आपके जर्नल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहीं ख़त्म होता है हमारे चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन का एक्सप्लेनेशन। जल्द ही मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे नोट्स का बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।